आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ लद्दाख की खबरों के साथ मैं मोहम्मद इसाक। खबरों की शुरुआत जोजिला पास से करते हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी होने की वजह से जोजिला पास फिलहाल बंद रखा गया है। वहीं कारगिल के हायर रीच में पिछले 3 दिनों से लगातार हल्की बर्फबारी हो रही है और इस वक्त मौसम में कहीं न कहीं तब्दीली आई है। जोजिला पास और द्रास के हवाले से मजीद जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मुदस्सिर अहमद। मुदस्सिर अहमद, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ सूरत हाल है? पिछले 3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही थी कारगिल के हायर रीच में और खासकर द्रास एरिया की बात करें, और इस वक्त आप सीधे बर्फीली चादर के बीच आप खड़ा है। क्या कुछ सूरत हाल है? और इस वक्त मौसम के हवाले से जो पेशिन गोई है उसमें यह बताया जा रहा है कि मौसम में अब जो है कहीं ना कहीं तब्दीली आज से आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है द्रास के अंदर, और साथ ही साथ जोजिला पास की क्या अपडेट है? जी इसाक, जिस तरह से आपको बता दें, सुबह से लगातार यहाँ पे बर्फबारी हो रही थी, लेकिन जिस तरह से पहले से ही प्रेडिक्शन थी कि 15 तारीख से दोपहर के बाद से मौसम जो है उस पे कहीं न कहीं मौसम साफ हो सकता है, तो उसी के चलते इस वक्त हम द्रास में ही मौजूद है और अभी मौसम में तब्दीली आ रही है। बर्फबारी जो है वो अब रुक चुकी है और इस वक्त मौसम जो है साफ हुआ है और हल्की सी धूप भी यहाँ पे नजर आने लगी है। लेकिन जोजिला पास की बात करें, जोजिला पास में इस वक्त जोजिला में मशीनें जो है काम में लग चुकी है। बीआरओ की तरफ से मशीनें जो है काम में लग चुकी है। वहां पे सफाई का काम शुरू हो रहा है और वहीं पर साथ में एसडीएम द्रास और एसओ द्रास भी वहां पे मौजूद है और बीआरओ की टीम मशीनों के साथ वहां पे है और इस वक्त वहां पे काम भी शुरू किया है। तो अगर मौसम अब कंटिन्यू साफ रहा तो उम्मीद की जा सकती है जल्दी ही जो आमदरफ्त है वो भी छोड़ दिया जा सकता है। जी, अभी तक बर्फबारी कितना हुई है? अगर हम द्रास की बात करें या जोजिला पास की बात करें, कितना इंच बर्फबारी गिरी है? मेन जो द्रास की बात करें वहां पे कल रात से ही लगातार बर्फबारी हो रही थी और लगभग 1.5 इंच जो है बर्फ वो द्रास में हुई है। और हायर रीच की बात करें, हम गुबरी की बात करें और मिनक मरक की बात करें, वहां से ये खबरें आ रही है कि वहां से कम आधा फुट जो है वो बर्फ वहां पे गिरी है और अब वहां पे मशीनें लग चुकी है, काम वहां पे शुरू हो चुका है। ये अच्छी खबर वहां से अभी आ रही है। जी, तो कब तक जोजिला पास को एक बार फिर गाड़ियों के आमदरफ्त के लिए बहाल करने के इम्कान है? देखिए, मेरे अभी एसडीएम द्रास से बात हुई थी, वो खुद वहां पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसओ द्रास भी वहां पे मौजूद है। उनका साफ साफ कहना है कि मशीनें काम में लगी हुई है। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके वहां पे काम करें और जल्दी रोड को खोल दें। अब ये फिलहाल भी अभी डिपेंड करता है रात को मौसम कैसा रहेगा, ये डिपेंड करता है। खासकर रात को टेम्परेचर माइनस में होता है और मौसम भी इस वक्त हायर रीचेस पे हल्की हल्की बर्फबारी भी है। और अब ये देखने वाली बात है कि रात को मौसम क्या होगा और मौसम को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कब रोड खोला जाएगा। लेकिन काम जो है वो शुरू हुआ है। ये उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द रोड खुल सकता है। तो इस वक्त आप द्रास में हैं और द्रास दुनिया का दूसरा सरतरीन इलाका है। द्रास में टेम्परेचर कितना नीचे गिर चुका है? देखिए, टेम्परेचर माइनस में जा चुका है। -4 से 5 टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया था कल शाम को। और अभी भी काफी ठंडी हवाएं यहाँ पे चल रही है। लेकिन एक चीज है कि जो सफेद बर्फ की आप चादर देख रहे हो, इससे जो नज़ारे हैं दूर दूर तक बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। इससे जी हेलो, जी जी। तो नज़ारे बहुत ही खूबसूरत है। ये जो एक प्लस पॉइंट है टूरिज्म के लिहाज से, अगर हम बात करें विंटर टूरिज्म के लिहाज से, आपको मैं चारों ओर दिखा दूं। इस वक्त पूरा द्रास जो है वो सफेद चादर से लिपटा हुआ है और ये बहुत ही जी बड़ा प्लस पॉइंट है इस वक्त विंटर टूरिज्म के बढ़ावे के लिए। जी। तो तो साथ साथ मैं वहां पे कहना चाहूंगा, जूंगी मौसम सरमा की जो है वो मौसम सरमा की आमद है, और साथ ही साथ मौसम बदलते ही और खासकर ठंड की शुरुआत होने के बाद लोगों को कहीं ना कहीं दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो द्रास में किस तरह की स्थिति है और खासकर लोगों की क्या कुछ ओपिनियन है ठंड को बढ़ते देख और जो बर्फबारी वहां पे हुई है? जी, देखिए, जब भी यहाँ पे मौसम सरमा की बात करें, विंटर की आमद होते ही लोग पहले से ही अपने तमाम तरह इंतजाम करते हैं और लोगों ने काफी हद तक इंतजाम किए हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंस रहती है विंटर में आमदरफ्त के हवाले से, क्योंकि जोजिला पास से तो हम कट जाते हैं, वहीं जिले हेडक्वार्टर के साथ जुड़ने का जो बड़ा मुद्दा रहता है। इस दौरान यहाँ पे जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, विंटर स्टॉक के हवाले से राशन की फैसिलिटी के लोग बात कर रहे हैं और जो गाँव गाँव लिंक रोड्स होते हैं उसके लिहाज से लोगों को फैसिलिटीज होनी चाहिए। और साथ ही साथ
विंटर स्टॉकिंग अब लगभग काफी हद तक हो चुका है। कारगिल के अंदर हम बात करें या द्रास की बात करें, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर दूर दराज इलाकों में हम बात करें, पांद्राज जैसे, मटान जैसे इलाके हैं, या जो मेन सिटी से बाहर जो सब सेंटर्स है मेडिकल, वहां पे फैसिलिटीज होना जरूरी है। और जो मेन हेडक्वार्टर द्रास में जो सब डिविजनल हॉस्पिटल है, वहां पे अमला का होना इंपॉर्टेंस है, ये लोगों का मानना है। लेकिन लोग कहीं ना कहीं ये उम्मीद भी रखते हैं कि इस बार इंतजामिया की तरफ से तमाम तर सहूलियात होंगी। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं, तो आने वाले दिनों में जी। देखना होगा कि किस तरह की फैसिलिटी विंटर के हवाले से यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन दे पाती है। जी चलिए मुदस्सिर, सीधे लाइव द्रास से हमारे पास साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फाउंडिंग प्रेसिडेंट वेनरेबल बिकू सेंगेसिना महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर की जानिब से कोविड-19 की रोकथाम के लिए कुछ और नए तर्ज तरीके निकाले हैं। आखिर क्या है वो तरीके, हमारे नुमाइंदे ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देखिए। महाबोधि इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर के संस्थापक भिक्खू संगासेना ने आज लोगों से अपील की कोरोना से बचाव के लिए जो सरकार ने नियम जारी की है, हैंड वॉशिंग, फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का, इसके अलावा 3 और नियमों का पालन करने पर बल दिया, जिसमें शामिल है मेडिटेशन, योगा और कंपैशन प्रैक्टिस पर जोर दिया है। Would like to share some very important, few important things regarding how to protect ourselves from the coronavirus pandemic. As you all know very well, that the World Health Organization and the Ministry of Health, Government of India, have recommended very strongly 3 steps to protect ourselves from the coronavirus. These 3 steps you are already well aware, that wearing the mask properly, washing your hands regularly, and maintaining social physical distance diligently. These are the 3 steps strongly recommended by health organizations all over the world. In addition to these 3 steps, I would like to recommend 3 more very strongly that will really strengthen the already recommended 3 steps. Practicing Anapanasati, mindfulness of breathing, meditation daily, practice pranama yoga frequently, offer earnest prayer of compassion continually. I am confident we can bring change. We can fight coronavirus. We can again, make this world a beautiful world. We can again enjoy divine life here and now. It is my sincere prayer and appeal to everybody. Please save your precious human life, precious world by practicing all these things.
लद्दाख को टूरिज्म के हवाले से आगे बढ़ाने के लिए लेह के बाद अब कारगिल के अंदर फोटोग्राफी वर्कशॉप डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की जानिब से किया जा रहा है। इस फोटोग्राफी वर्कशॉप का मेन मकसद यही है कि लद्दाख को, लेह और कारगिल को विजुअली देश और दुनिया में टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करे। आज इस फोटोग्राफी वर्कशॉप का आखिरी दिन था। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल फिरोज अहमद खान की मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। तो जो भी वर्कशॉप तो प्रमोट और कारगिल इन द मोस्ट सोशल मीडिया के थ्रू से हम कारगिल को एक प्रमोशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अनवर अली छड़का से कि आप अपने 3 दिन का एक्सपीरियंस शेयर करें। शुक्रिया। शुरू करता अपने साथ के नाम से कि पहली बार शायद जितना मैंने नॉलेज। Very congratulations to Anwar. Many congratulations. Please clap out for him. Our 5th year grade. Please clap for Mr. Hasnan Amir. Can be a youth icon very soon. जिसने अपनी वीडियो से हर चीज से यहाँ पर जो यहाँ पे आपने वर्कशॉप किया है। हमारा मेन मकसद जो था हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट का, हमारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा LIGC करगिल, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का मेन मोटिव जो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है टूरिज्म प्रमोशन। तो हमने इस सिलसिले में हमने एक इनिशिएटिव लिया कि यूथ को कैसे इन्वॉल्व किया जाए और हमारे टूरिज्म कैसे प्रमोट और इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिले ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस सिलसिले में हमने एक इनिशिएटिव हमने एक स्टार्ट किया है फोटोग्राफी वर्कशॉप से। यह मैं हमारा 3 दिन का फोटोग्राफी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ करने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमारे जितने भी सीनिक ब्यूटीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर, जितने हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, उनका प्रमोशन कैसे उनको एक्सप्लोर किया जाए। जैसे स्पीकर्स ने भी आपको बताया कि एक मीडियम है प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसे हम कहते हैं, वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के थ्रू हम पूरी दुनिया को पहुंचा सकते हैं कि करगिल में क्या क्या स्कोप है, क्या क्या पोटेंशियल है, क्या क्या हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स हमारे क्या हैं, हेरिटेज साइट्स हमारे क्या हैं, सीनिक ब्यूटी हमारे क्या है, और यूथ में क्या पोटेंशियल है, क्या टैलेंट है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इंडियन टूरिस्ट को मोटिवेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए करगिल टूरिस्ट विजिट किया जाए। तो इस सिलसिले में हमारा एक इनिशिएटिव था, हमारा स्टार्टिंग था कि हमने एक फोटोग्राफी वर्कशॉप से स्टार्ट किया। तो इंशाल्लाह आगे हम ग्रूमिंग क्लासेस और जितने भी टूरिज्म रिलेटेड बिजनेस होल्डर्स हैं, जैसे हमारे होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट ऑपरेटर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, उनके लिए सीरीज़ में हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो हमारे एक स्टार्टिंग था, इसे इंशाल्लाह हमारे आगे और प्रोग्राम बनेगी। तो ये हमारा मेन मकसद तो इसका यही था कि यूथ को कैसे इन्वॉल्व किया जाए और कैसे हमारे जो पोटेंशियल यहाँ का उसको कैसे एक्सप्लोर किया जाए, कैसे प्रमोट किया जाए। यहाँ पे 3 डेज़ का बेसिक फ़ोटोग्राफी वर्कशॉप IIP एंड आर्ट फोकस के द्वारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया था इन कोलैबोरेशन विद टूरिज़्म डिपार्टमेंट एंड LIGC कारगिल, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जो हमारे मेंटर्स वहाँ से आए थे उन्होंने हमें फ़ोटोग्राफी के डिफरेंट रूल्स है, एंगल्स है, कंपोजिशन है, उन सारी चीज़ों के बारे में बताया। एंड वी सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन आवर प्रीवियस फोटोग्राफ्स एंड द फोटोज़ वी कैप्चर्ड नाउ। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी फोटोग्राफ्स। एंड इसके अलावा हम एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि इसकी वजह से हम अपने जो टूरिज़्म को है उसको बूस्ट कर पाए। ये हमारे करगिल में पहली बार हो रहा है कि फ़ोटोग्राफी कंपटीशन। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ऐसी चीज़ें, कोई वर्कशॉप जो हमारे करगिल में हो रहा है एक्चुअली। तो जो सर जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था, दे वर फ्रॉम IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी एंड द अनदर वन इज़ आर्ट फॉर कॉज। इनका एक NGO भी है सर। तो ये लोग कारगिल में आए थे तो ये फ़ोटोग्राफी वर्कशॉप करने के लिए, जो कि 3 दिन का था एक्चुअली। तो और इन 3 दिनों में हमने बहुत सारे नई चीज़ें सीखने को मिली है, जैसे कि कॉम्पोजिशन हो गया और हो गया फ्रेमिंग हो गई और लाइटनिंग वगैरह और लैंडस्केप का फ़ोटोग्राफी कैसे करनी है। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ इशार सर का, जिन्होंने हमें कि ऐसे जगह पे आया और हम लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि फ़ोटोग्राफी के बारे में हम आगे और जान सकें। कारगिल को विजुअली टूरिज़्म के हवाले से देश और दुनिया में प्रमोट करने के लिए फ़ोटोग्राफी कितना अहम रोल प्ले कर सकती है? तो फोटोग्राफी जो है ना सर, वो जहाँ तक मुझे लगता है कि फोटोग्राफी इज़ द मेन थिंग टू प्रमोट टूरिज़्म नॉट ओनली इन कारगिल आई थिंक। तो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो फोटोग्राफी हो गया, दैन मीडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, वो तो बेसिक चीज़ होता है आजकल के ज़माने में कि टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि जो भी चीज़ हम नेट में देखते हैं या फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, लाइक जगह हो गए, खूबसूरत जगह हो गए जैसे कि उत्तराखंड हो गए,
तो हम वैसी जगह में जाते हैं ज़्यादा जहाँ की फ़ोटोग्राफ़ी अच्छी हो, तो वैसी फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो बेसिक रोल प्ले करता है टूरिज़्म को प्रमोट करने में। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला सर। हमें पहले दिन वहाँ ले गए थे, उसमें क्या गए थे, वहाँ ले जाके हमें बेसिक वर्कशॉप ऑफ फोटोग्राफी सीखा। हमें बहुत उसमें हमें कंपोनेंट्स ऑफ और कंपोजिशन के बारे में सीखा। और दूसरे दिन हमें वहाँ शुरू वाली ले गए थे सर लोग। हमें वहाँ पर जाके हमें फ़ोटो कैसे लेना है, प्रोटेक्ट में फ़ोटो कैसे लेना है, इन सब के बारे में हमें सीखा। और थर्ड दिन में हमें वहाँ ले गई थी और वहाँ जाके हमने ट्रेडिशनल में फ़ोटो शूट किया, प्रोटेक्ट में भी किया और कंपोजिशन में भी किया। ये सब सारे पार्टिसिपेंट का फ़ोटोग्राफी है सर, जो जिन लोगों ने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। और हमें बहुत सब कुछ सीखने को मिला। 3 दिन की फ़ोटोग्राफी जो वर्कशॉप हुआ उसमें से ज़्यादा तो इतना समय नहीं मिला कि ज़्यादा कुछ सीख लेते, लेकिन मेरे जो कुछ डाउट्स थे फ़ोटोग्राफी के रिगार्डिंग, जो भी डाउट्स थे या बाकी चीज़ें जो फ़ोटोग्राफी के रिगार्डिंग कुछ स्किल्स जो उन्होंने हमें बताया, वो काफ़ी अच्छा लगा। यही चीज़ें हमने अपने डाउट्स क्लियर कर लिए और अच्छे स्किल्स फोटोग्राफी के कुछ रूल्स वगैरह जो हमने सीख लिया। फोटोग्राफी के ज़रिए आगे आप क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, अगर हम फोटोग्राफी को देखा जाए एज ए करियर भी हम फोटोग्राफी को एक अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हैं। एज ए करियर अगर फोटोग्राफी में हम अगर आगे जाए और फोटोग्राफी के लिए आगे सीख लें तो वो एज ए करियर ले सकते हैं। बट और उसको इसी के साथ साथ जैसे मैं फोटोग्राफी लवर हूँ, मैं इसको एज ए हॉबी इस्तेमाल करता हूँ। बट एज ए हॉबी मैं इस फोटोग्राफी के ज़रिए अपने माशरे में, अपने यहाँ के एरिया को, हमारे जैसे कारगिल के टूरिज़्म को प्रमोट कर सकता हूँ। आज सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है तो उसको प्रमोट कर सकते हैं। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का क्या मकसद थे? हमने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर करबलाई से बात की, जानने की कोशिश की आने वाले वक्त में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का क्या मुद्दा रहेगा कारगिल के इश्यूज़ को हुक्काम बाला तक पहुँचाने के लिए। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ये कारगिल के हुकूक़ के लिए, कारगिल के राइट्स के लिए और इन सारे जितने भी इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए बनी हुई एक तंजीम है, जिसमें डिफरेंट रिलीजियस, पॉलिटिकल, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बात कर सकती है, उनके इश्यूज़ को, उनके ओपिनियंस को सुन सकती है और कारगिल और लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में उन सारी चीज़ों को देखकर ही अपना व्यू और अपना डिसीजन ले लेंगे। गुपकार के साथ मुलाकात किया और गुपकार के समर्थन में आया। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनका एक स्टैंड है 2019 5 अगस्त से पहले वाली रियासत की पोजीशन, और ये हमारी डे फर्स्ट है, यानी 5 अगस्त 2019 से लेकर टिल डेट हमारा भी यही स्टैंड है। डे फर्स्ट में पूरी 22 डिस्ट्रिक्ट में, एर्स्टवाइल स्टेट के 22 डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट ने इस बाइफर्केशंस पे एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A पे प्रोटेस्ट किया है, डेमोन्स्ट्रेशंस की है, हड़ताल किया है, धरना दिया है, वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है। यानी हमारी स्टैंड डे फर्स्ट से बिल्कुल क्लियर है। हम एर्स्टवाइल स्टेट विद आर्टिकल 370 और 35A चाहते हैं। गुपकार पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशंस भी वही चाहते हैं। तो उस स्टैंड पे हमारा उनके साथ एक लाइन है और हमारे कोई मतभेद नहीं है। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दूसरी जानिब स्टेट हुड की भी डिमांड कर रहे हैं। 2 पॉइंट आप लोगों ने रखा है, एक रिस्टोरेशन ऑफ 370 स्टेट हुड और दूसरी जानिब लद्दाख को एक अलग स्टेट हुड की मांग कर रहे हैं। क्या आपको लगता है एक टाइम पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 डिमांड ये फुलफिल हो सकता है? ये अलग अलग डिमांड नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ इसको देख लेंगे, एक स्टैंड है एर्स्टवाइल स्टेट की रेस्टोरेशन का विद 370 और 35 है। अनफॉर्चुनेटली ये स्टैंड अभी सब जुडिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को गई, शायद हो सकता है लार्जर बेंच को जाए। कब कैसे डिसीजंस आ जाती है कोई नहीं कह सकता है, ये एपेक्स कोर्ट के पास है, ये सब जुडिस है। और जो करंट सिनेरियो है, एग्जिस्टिंग जो सिचुएशंस है, इस एग्जिस्टिंग सिचुएशंस में कारगिल के लोगों का स्टैंड है कि हम यूटी नहीं चाहते, ये हमारी डिमांड नहीं है। यूटी हमारे लेह के लोगों ने डिमांड की, 5 अगस्त को यूटी दे दी गई, 31 अक्टूबर
2019 को इम्प्लीमेंट हुआ। एक साल नहीं गुजरा, हमारे लेह के आवाम को भी और लीडरशिप को भी पता चला कि ये यूटी हमारी डिमांड्स को, एस्पायरेशंस को, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर लेती है। और आफ्टर लैप्स ऑफ 1.5 ईयर इनको लगा कि हमें प्रोटेक्शंस चाहिए। जो 370 और 35A के जरिए प्रोटेक्शंस थे, अनफॉर्चुनेटली इसके नाम से इनको एलर्जिक थी। अब नाम को बदल के ये कहते हैं 6 शेड्यूल के जरिए हमें पहले इनका था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस। इसके बाद जब स्टूडेंट्स ने लास्ट विंटर में कुछ मूवमेंट्स चलाया और 6 महीने के बाद लीडर्स वहाँ पे उठे, उन्होंने कहा हमें 6 शेड्यूल चाहिए। तो हमारा एक स्टैंड क्लियर है, नहीं यूटी लद्दाख के लोगों के एस्पायरेशंस को, डिमांड को, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर सकती है। ये हम सबों ने देखा विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम। करगिल के लोगों ने भी देखा, लेह के लोगों ने भी देखा, जिन्होंने डिमांड किया था उन्होंने भी देखा। यानी पूरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को राजनिवास पे जाके धरना देना पड़ा। 3 घंटे के बाद एक कमिश्नर सेक्रेटरी आके कैबिनेट स्टेटस और डिप्टी मिनिस्टर स्टेटस को एड्रेस करके कहते हैं हम आपके एड्रेस को देख लेंगे। तो ये सिचुएशंस है। तो इन्होंने देखा यूटी हमारी डिमांड्स को, एस्पायरेशंस को फुलफिल नहीं कर सकते। अब रहा 6 शेड्यूल। 6 शेड्यूल आपके पूरे लद्दाख रीजन के लिए जब आप 6 शेड्यूल मांगेंगे तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, यूटी सेटअप का कहीं पे कोई एग्जिस्टेंस और रिलेवेंस ही नहीं रहता है। एक दूसरा, इस 6 शेड्यूल में फाइनल अथॉरिटी एलजी साहब है। वो आपके 6 शेड्यूल में एडिशन करे, अल्ट्रेशन करे, यानी आपको 6 शेड्यूल से निकाले या 6 शेड्यूल में रखे, ये फाइनल अथॉरिटी आपके इस ब्यूरोक्रेसी के पास, एलजी साहब के पास है। यानी 6 शेड्यूल देने के बाद भी आप ब्यूरोक्रेट और एलजी साहब के रहम करम पे है, जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है। इसलिए हम कहते हैं ये दोनों सेटअप्स, यूटी एज वेल एज 6 शेड्यूल्स, लद्दाख के लोगों के एस्पायरेशंस को, ऑब्जेक्टिव्स को, डिमांड्स को, इश्यूज को एड्रेस नहीं कर सकती है। अब रहा क्या चीज़ है जो पूरे लद्दाख के इश्यूज को एड्रेस कर सकती है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जिस चीज़ पे हम फख्र करते थे कि हमें पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस है, हमारी अपनी गवर्नेंस है, हमारी अपनी लेजिस्लेशंस है, एग्जीक्यूटिव पावर्स हमारे हाथ में है। ये 5 अगस्त के बाद ये सारी जो पावर्स हमारे पास थे वो एक के बाद सीज की गई। अब टोटली पावरलेस है हम, हमारी कोई रिप्रेजेंटेशंस नहीं है, हम अपने लिए कोई लेजिस्लेशंस नहीं बना सकते हैं। अगर लद्दाख को सेफ एंड सिक्योर रखना है, लैंड प्रोटेक्शंस करनी है, आपको जॉब सिक्योरिटी देखना है, आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करनी है, तो आपके पास एक ही रास्ता है कि लद्दाख को फुल फ्लेज स्टेटहुड दिया जाए। और ये कोई ना होने वाली चीज़ नहीं है। 1975 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विद 2 लाख पॉपुलेशन 7,000 स्क्वायर किलोमीटर पे स्किम को, जिसकी इतनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी लद्दाख की है, क्योंकि मेजर एक साइड पे आपका 1500 किलोमीटर का LAC है, एक साइड पे आपका 1500 किलोमीटर का LOC है। इतनी बड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के एरिया है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन हमारा 3 लाख है, एरिया हमारी मोर देन 60,000 स्क्वायर किलोमीटर है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। जब आप 2 लाख के पॉपुलेशन को विद 7,000 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया को आप स्टेट दे सकते हैं, तो 3 लाख की आबादी 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को आप स्टेटहुड क्यों नहीं दे सकते? चलिए, आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे लद्दाख से, लद्दाख की खबरों के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इसाक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।